आज मैं आपको ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सावधान, आगे कहानी का खुलासा हो सकता है। फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक लाभदायक कंपनी की नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए तैयार दिखाया गया है। कुछ उम्मीदवार खुद को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के साथ प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपनी उपस्थिति को संवारते हैं। जगह मंद रोशनी वाली है और पूरे कमरे में हर उम्मीदवार के लिए समान रूप से डेस्क रखे गए हैं। उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे भी लगे हैं। आठों के बैठने के बाद बंदूक लिए एक गार्ड कमरे में प्रवेश करता है, जिससे उम्मीदवार स्पष्ट रूप से घबरा जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जो अपना नाम नहीं बताता और बस खुद को इन्विजिलेटर के रूप में परिचय देता है। वह इस कमरे तक पहुंचने के लिए उन्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी उनके लिए उनसे माफी मांगता है, यह बताते हुए कि उम्मीदवार पिछली सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पास कर चुके हैं और फाइनलिस्ट हैं। यदि वे यह अंतिम परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम के रूप में इन्विजिलेटर का दावा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कोई भी सरकारी कानून लागू नहीं होता है और उम्मीदवारों को केवल परीक्षा के कानून का पालन करना होता है। उन्हें गार्ड या इन्विजिलेटर से बात करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह यदि वे गलती से या जानबूझकर कागज को बर्बाद कर देते हैं और यदि वे किसी भी कारण से कमरे से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के पास परीक्षा पूरी करने के लिए 80 मिनट का समय होगा। उनके सामने कागज पर केवल एक ही प्रश्न है जिसका उन्हें उत्तर देना है। इन्विजिलेटर फिर उनसे पूछता है कि क्या उनके कोई सवाल हैं। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह उन्हें शुभकामनाएं देता है, टाइमर चालू करता है और बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपने अपने कागजात पलटते हैं और देखते हैं कि यह पूरी तरह से खाली है। वे सब एक दूसरे को असमंजस में देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे अधिक घबराते जाते हैं। इसलिए उम्मीदवार नंबर 2 अपने पेपर पर लिखना शुरू कर देती है कि वह क्यों सोचती है कि वह नौकरी के लिए योग्य है। कमरे में लगे कैमरे उसके कागज पर जूम करते हैं और गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर बर्बाद कर दिया है। नंबर 2 दूसरे मौके के लिए भीख मांगती है क्योंकि गार्ड दरवाजे बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को पता चलता है कि नियम कहता है कि वे इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वे आपस में बात कर सकते हैं। वह बाकी लोगों को भी यही बात बताता है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि जवाब खोजने से पहले उन्हें सवाल खोजने के लिए मिलकर काम करना होगा। समूह परीक्षा पास करने के कई तरीकों पर चर्चा करता है, लेकिन वे सभी उतने ही असमंजस में हैं। इस पूरे दौरान उम्मीदवार नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता है। एक आदमी खुद का परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 सुझाव देता है कि वे एक दूसरे को उपनाम दे ताकि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर न करनी पड़े। वह उम्मीदवार नंबर 1 का नाम डेव रखता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। फिर लड़कों को उनकी त्वचा के रंग के अनुसार ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिया जाता है और लड़कियों को उनके बालों के रंग के अनुसार ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट सुझाव देता है कि वे अपनी सीटों से उठें क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो ऐसा करने से मना करता हो। वह एक मौका लेता है और उठ जाता है। हर किसी की खुशी के लिए गार्ड अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जिसका मतलब है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ब्रूनेट का मानना है कि प्रश्न कागज पर अदृश्य स्याही या वाटरमार्क के साथ लिखे गए हैं। वे सभी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे करना है। ब्रूनेट फिर उठती है और कमरे में लगी रोशनी का उपयोग यह देखने के लिए करती है कि क्या कागज पर कुछ लिखा है। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी जोर देती है कि हर कोई अपना खुद का कागज चेक करे क्योंकि सवाल उनमें से सिर्फ एक में हो सकता है। डेव को छोड़कर जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है, व्हाइट अपना पेपर लेता है और उसे प्रकाश में जांचता है। जब उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता है तो ब्लैक सुझाव देता है कि लेखन पराबैंगनी किरणों या एक्सरे में दिखाई दे सकता है। फिर समूह एक स्विच बोर्ड की तलाश शुरू करता है, यह देखने के लिए कि क्या अन्य प्रकार की रोशनी चालू करने का कोई विकल्प है। जब उन्हें एक नहीं मिलता है तो वे स्वयं ऐसी रोशनी के स्रोत की तलाश शुरू कर देते हैं। डेव उनकी जरा भी मदद नहीं करता है और घबराकर अपनी सीट पर बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को कमरे में आपातकालीन रोशनी की पट्टियां मिलती हैं, लेकिन चूंकि कोई स्विच नहीं है इसलिए समूह को आपात स्थिति पैदा करने और रोशनी चालू करने के लिए अन्य सभी लाइट बल्बों को तोड़ना होगा। ब्राउन जवाब देता है कि वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वे इस मामले पर वोट देते हैं और अंततः योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कमरे में सभी लाइट बल्ब तोड़ने के बाद यह अचानक ब्लैक लाइट के कारण नीला हो जाता है। डेव को छोड़कर हर कोई कागज में सवाल ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वे फिर से निराश होते हैं क्योंकि उन्हें सवाल नहीं दिखाई देता। ब्रूनेट सभी को स्ट्रिप लाइट की पहली परत हटाने के लिए कहती है क्योंकि वे जली नहीं है। इससे पराबैंगनी किरणें निकल सकती हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। वे महिला की हील्स का उपयोग करके स्ट्रिप्स को तोड़ते हैं और एक अन्य प्रकार की रोशनी का खुलासा करते हैं। हालांकि उन्हें फिर से निराश होना पड़ता है क्योंकि ये रोशनी भी काम नहीं करती है। अब समूह के पास केवल 60 मिनट का समय बचा है। निराश व्हाइट सभी को विकल्पों के बारे में सोचने के लिए कहता है। जैसे ही वे विचार मंथन करते हैं, व्हाइट को पता चलता है कि वे नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही अयोग्य घोषित हो चुकी है। इसलिए वे उसके डेस्क के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और पेंसिल से कागज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई
सवाल सामने नहीं आता। फिर व्हाइट अपने कागज को टुकड़ों में फाड़ देता है ताकि वे उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से प्रयोग करने के लिए कर सकें। इसके बाद वह यह देखने के लिए कि क्या यह तरल सक्रिय है, कागजों में से एक पर पेशाब करता है। हालांकि वह भी काम नहीं करता। ब्लैक और व्हाइट आगे क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करते समय एक गर्म बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन डेव को रोते हुए सुनने के बाद वे रुक जाते हैं। वह अपनी सीट पर चुपचाप से सकता है जबकि अन्य उसे मनोरंजन के लिए देखते हैं। उसके बाद वह आदमी फ्रेंच में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करता है कि कागज उनकी छवि को दर्शाता है। वे उसके बड़बड़ाहट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और विचारों पर वापस चले जाते हैं। ब्राउन के बोलते ही सब मौन हो जाते हैं। वह अपने स्वयं के सिद्धांत का प्रस्ताव करता है जिसमें दावा किया जाता है कि वे परीक्षा में नहीं है बल्कि किसी प्रकार के सट्टेबाजी शो में है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने दबाव में टूटने वाले व्यक्ति पर दाव लगाए हैं और उनके वहां होने का एकमात्र उद्देश्य उनका मनोरंजन है। ब्रूनेट को लगता है कि बोर्ड के सदस्यों के पास शायद अपने समय के लिए बेहतर चीजें होंगी, लेकिन ब्राउन के अनुसार पैसा उनकी चिंताओं में सबसे कम है। उनके जीवन में जितना पैसा है शायद बोर्ड के सदस्य जोखिम के लिए जीते हैं। अब हर कोई अपने खुद के विचारों के साथ सामने आता है। कुछ दावा करते हैं कि इन्विजिलेटर इसके पीछे हो सकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह सीईओ हो सकता है। वे दबाव में टूटने लगते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। डार्क आत्मविश्वास से कहती है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है क्योंकि सीईओ कंपनी में हाथों हाथ है। उसके पास कंपनी के सभी अधिकार और सबके ऊपर शक्ति है। यह स्पष्ट है कि वह कंपनी के बारे में किसी से भी ज्यादा जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि वह सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। पता चलता है कि ब्रूनेट पहले से ही कंपनी में एचआर में काम कर रही है, लेकिन उसने कभी सीईओ को नहीं देखा है। उसने एक उच्च पद के लिए आवेदन किया था और अब वह यहाँ है। फिर व्हाइट बताता है कि उसे हेडहंट किया गया था और उसे नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि उनके पास एक चीज समान है कि वे कंपनी और उसके काम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें कोई सवाल न पूछने के लिए कहा गया था। डार्क फिर बताती है कि वे बिरोग नामक एक प्रसिद्ध बहुकरोड़ डॉलर की दवा कंपनी के लिए आवेदन कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दुनिया के युवाओं में एक महामारी फैली थी तो उन्होंने सबसे पहले इसका इलाज ढूंढा था। वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार $20 बिलियन है। यह सब उनके सीईओ की वजह से है। अचानक ब्लैक का सुझाव है कि कंपनी को दुनिया भर में लाखों लोगों को मारने वाले नवीनतम घातक बीमारी का इलाज मिल गया होगा। ब्रूनेट अचानक उत्सुक हो जाती है और डार्क से इस बारे में और पूछती है। इससे व्हाइट को संदेह हो जाता है, इसलिए वह ब्रूनेट से पूछे कि क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। ब्रूनेट कहती है कि वह नहीं है और मामले को खारिज कर देती है। अपना ध्यान हटाने के लिए वह गार्ड के पास जाती है और बिना उससे बात किए उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। फिर वह फायर अलार्म को देखती है। समूह लाइटर का उपयोग स्प्रिंकलर को चालू करने के लिए करने की योजना बनाता है क्योंकि पानी कागज पर लेखन को विकसित करने में सक्षम हो सकता है। इसके लिए ब्रूनेट एक कुर्सी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसे कागज का एक टुकड़ा देकर उसकी मदद करता है जिसे वह जलाती है और अलार्म को चालू करने के लिए इस्तेमाल करती है। जल्द ही पानी की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन कागज वही रहते हैं। अचानक गार्ड समूह के पास जाता है। उसी समय डार्क अपने हाथ में कागज को खोलती है और उसे अपना होने का खुलासा करती है। प्रतियोगिता को कमजोर करने के लिए व्हाइट ने उसे धोखा दिया था। गार्ड डार्क को दूर ले जाता है जैसा कि वह व्हाइट को कमीना कहती है। इसके बाद गुस्से में भरे ब्लैक का कहना है कि वह व्हाइट को मुक्का मारेगा। इससे लाइट बंद हो जाती है और समूह को लगता है कि वे आवाज सक्रिय है। वे एक दूसरे से सावधान रहने के लिए कहते हैं। तभी डेव फिर से रोना शुरू कर देता है। व्हाइट धीरे से उसके सामने बैठ जाता है और बेचारे को धमकाकर अपना ही कागज फाड़कर खाने के लिए मजबूर कर देता है। गार्ड डेव के पास जाता है और उसे भी भेज देता है। अब केवल 5 उम्मीदवार बचे हैं। ब्लैक व्हाइट को एक भयानक व्यक्ति होने के लिए फटकारता है, लेकिन व्हाइट जोर देकर कहता है कि उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर निकालने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वह दावा करता है कि उसे पता है कि सवाल क्या है, लेकिन वह दूसरों को नहीं बताना चाहता। गुस्से में ब्लैक उसे एक ही मुक्के से बेहोश कर देता है। समूह फिर उसे एक कुर्सी पर बांध देता है और उसके मुंह पर टाई बांध देता है। कुछ समय बाद व्हाइट को होश आता है। डार्क उसकी गग हटाती है और वह अपनी दवा मांगता है, यह कहते हुए कि वह भी वायरस से संक्रमित है और जीवित रहने के लिए हर घंटे उसे दवा लेनी पड़ती है। ब्लैक उसकी जेब में गोलियां खोजता है, लेकिन कोई नहीं पाता। यह समूह को विश्वास दिलाता है कि व्हाइट केवल बहाने बना रहा है ताकि वे उसे आजाद कर दें। हालांकि व्हाइट दावा करता है कि उनमें से किसी एक ने गोली ली है और वह सवाल बताने का वादा करता है अगर वे गोली वापस कर दें। जल्द ही वह फिर से बेहोश हो जाता है और कांपने लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि वह वायरस के कारण दौरे में जा रहा है। वे उसके द्वारा बताई गोली खोजने लगते हैं, लेकिन कमरे में नहीं पाते। टाइमर में केवल 15 मिनट बचे होते हैं। वे एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। डार्क को ब्राउन पर शक होता है और यह सही साबित होता है जब उसे गोली च्युइंग गम के नीचे चिपकी मिलती है। वह उसे व्हाइट को देने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन उसे वेंट में फेंक देता है। जब बाकी लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तनावग्रस्त ब्रूनेट
कैमरे के सामने जाती है और इन्विजिलेटर से आदमी को बचाने की विनती करती है, लेकिन इन्विजिलेटर से बात करने के कारण उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड एक बॉबी पिन से गोली निकालती है और व्हाइट की जान बचाती है। वह उसे खोल भी देती है। उसके ठीक होने के बाद सभी उससे उसके वादे का जवाब पूछते हैं। व्हाइट बताता है कि जवाब उम्मीदवार स्वयं है। वे अब तक एक सवाल खोज रहे थे, लेकिन व्हाइट का मानना है कि कोई सवाल नहीं है और जो अंत में बचता है वही जवाब है। बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, व्हाइट गार्ड से बंदूक लेने दौड़ता है। ब्लैक उसे धक्का देकर खुद बंदूक ले लेता है। वह उसे व्हाइट की ओर तानता है, जो आत्मविश्वास से कहता है कि वह किसी को गोली नहीं मारेगा। उसी समय वह ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक ले लेता है। हालांकि जब वह इसे इस्तेमाल करने वाला होता है तो उसे महसूस होता है कि बंदूक में फिंगरप्रिंट पहचान है, इसलिए व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और बंदूक दूसरों की ओर तान देता है। वह सभी को धमकी देता है कि वे खुद ही कमरे से बाहर चले जाएं ताकि वह पद जीत सके। ब्राउन गोली लगने के डर से विरोध नहीं करता और जानबूझकर बाहर चला जाता है। डरी हुई ब्लॉन्ड धीरे धीरे बाहर जाती है, लेकिन अंत में चिल्लाती है, लाइट्स आउट। कमरा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और व्हाइट इधर उधर अंधाधुंध गोली चलाता है। जब लाइट वापस आती है तो ब्लैक जमीन पर गिरा पड़ा होता है और उसकी छाती में गोली का छेद होता है। व्हाइट चारों ओर देखता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर है। वह उसे भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन देखता है कि टाइमर रुक गया है। अब व्हाइट कैमरे के पास जाता है और इन्विजिलेटर से कहता है कि वह प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे समय दिखाता है। व्हाइट यह देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी 20 सेकंड बचे हुए हैं, जिसका मतलब है कि वह इन्विजिलेटर से बात करने के कारण अयोग्य हो गया है। तब यह पता चलता है कि डेफ ने समय बदल दिया था जब वे अन्य चीजों पर चर्चा कर रहे थे। अंत में केवल ब्लॉन्ड बची होती है। वह कमरे में जाती है और डेफ का चश्मा उठाती है, जो वह बाहर निकाले जाते समय गिर गया था। उसका उपयोग करके वह कागज पर क्वेश्चन 1 लिखा देखती है। अपनी अत्यधिक आश्चर्य में डेफ कमरे में प्रवेश करता है और खुलासा करता है कि वह कंपनी का सीईओ है और सभी पर नजर रखने के लिए परीक्षा में था। ब्लॉन्ड उसके पास जाती है और कहती है, नहीं। सीईओ और इन्विजिलेटर मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि उसने सवाल समझ लिया है और परीक्षा पास कर ली है। यह पता चलता है कि जब इन्विजिलेटर ने परीक्षा की शुरुआत में पूछा था, क्या आपके पास कोई सवाल है, यह वही सवाल था जिसका उत्तर उन्हें देना था। पूरी परीक्षा उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता और ध्यान देने की क्षमता की जांच के लिए थी। वे ब्लॉन्ड को सीईओ की सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं, लेकिन वह नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह ऐसे संगठन में काम नहीं करना चाहती जो लोगों को मारता है। इन्विजिलेटर खुलासा करता है कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और उसे जो गोली लगी थी वह एक कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद घाव को ठीक कर देती है। वास्तव में यह वही जादुई दवा है जिसे उन्होंने हाल ही में बनाई है और जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अंत में ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार कर लेती है और फिल्म सीईओ के साथ हाथ मिलाते हुए समाप्त होती है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़े। देखने के लिए धन्यवाद।